हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ साउथ कोरिया। और जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बनाई उसके अंदर आपके साथ वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो आपके साथ शेयर किए। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगेन उसी के बारे में, उस टॉपिक के बारे में दोबारा से आपको जो है इस वीडियो में मैं रिवीजन कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स की। और कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में हम बात करना चाहते हैं इस वीडियो में, खासकर जिसके लिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ कि सक्सेस रेट साउथ कोरिया के वीज़ा का इस वक्त क्या बना हुआ है और क्यों इतनी कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है, वो क्यों है। और बस ये सब चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहें, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया रीजन के ऊपर काफ़ी सारे अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेस रेट की। तो साउथ कोरिया का वीज़ा जो है उसका सक्सेस रेट ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है, पहली चीज़। अब यहाँ पे जो सक्सेस रेट होता है किसी भी वीज़ा का, चाहे वो साउथ कोरिया का हो, चाहे वो यूके का हो, चाहे शेंगन वीज़ा हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे। यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ यू प्रेजेंट योर डॉक्यूमेंट्स, उस पर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। जो सक्सेस रेट है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ कोरिया ने 100 वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी या 500 कर दी, 1000 कर दी एक दिन के अंदर, उससे सक्सेस रेट नहीं कहा जा सकता। या 1000 एप्लीकेशंस अप्रूव कर दी साउथ कोरिया ने तो उससे सक्सेस रेट नहीं कहा जा सकता। सक्सेस रेट जैसे मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट किए हैं उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड बेस्ड ऑन सम इम्प्लीकेशंस, पॉलिसी चेंजेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि अब कोविड फैल गया तो अचानक से सडनली उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशंस लेनी बंद कर दी, सारी की सारी वीज़ा एप्लीकेशंस उन्होंने जो हैं सस्पेंड कर दी। या स्कैम्स अगर हो जाए, मान लीजिए खासकर अगर लोग जैसे मलेशिया का एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, तो फॉरेन वर्कर्स जो हैं वहाँ पे गए, 200 फॉरेन वर्कर्स को वापस इंडिया भेजा गया क्योंकि वो इलीगली जा रहे थे, मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे वो वर्क करने वहाँ जा रहे थे, उनके पास रहने का प्रूफ नहीं था, रिटर्न फ्लाइट फेयर्स नहीं थी क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा था। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से वीज़ा पे रिजेक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे चाहे आप साउथ कोरिया की बात करें या किसी और वीज़ा की बात करें, किसी और कंट्री की वीज़ा की बात करें, जो साउथ कोरिया कंट्री है अपने आप में, अब खासकर जो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि क्यों कुछ कंट्रीज़ के केस में काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। साउथ कोरिया जो है एक एक्सपेंसिव कंट्री है अपने आप में। और कुछ कंट्रीज जैसे आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का करते हैं, न्यूजीलैंड का करते हैं, मोस्टली यूएस का करते हैं, सबके केस के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं आपसे। आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट दे दो और 3 साल की आईटीआर लगा दो, 5 साल की आईटीआर लगा दो, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो बेसिकली क्यों है वो चीज़ें, देखिए पहली चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग उन कंट्रीज़ की हाई है, एक्सपेंसिव हैं वो कंट्रीज़, पहली चीज़। तो इसलिए जो भी वहाँ पे कोई एज अ टूरिस्ट जा रहा है, एज अ स्टूडेंट जा रहा है या वर्कर जा रहा है, उसे जो है सफिशेंट प्रूफ ऑफ फंड्स जो है दिखाने पड़ते हैं कि वो अपना सर्वाइवल कर सकता है इंडिपेंडेंटली। दूसरी चीज़ जो होती है यहाँ पे कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये टूरिज़्म पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ ये कंट्रीज़ टूरिज़्म पे डिपेंडेंट नहीं है और कंट्रीज़ की तरह। जैसे कि हम सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर भी मतलब एक हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री है। लेकिन अगर आप और कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मालदीव्स, इन सब कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, ये एक टिपिकल टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे जो है जाना बहुत आसान है। आपका किसी कंट्रीज़ के अंदर आपको वीज़ा एग्जेम्पशन मिल जाता है, कहीं आप ई वीज़ा अप्लाई करके आपको 2 दिन में मिल जाता है, राइट। तो आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है यहाँ पे, जो क्योंकि ये टूरिज़्म पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हाई स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे और जो स्किल्ड लेबर है वहाँ पे इन कंट्रीज़ में काम करती है। फॉरेन टूरिस्ट भी अगर वो जाते हैं तो वो भी मतलब कि इसलिए उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से फॉरेन टूरिस्ट को भी वो चूज़ करते हैं कंट्री के अंदर जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेयर कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को काफ़ी हाई भी बनाते हैं और काफ़ी कंट्रीज़ को एडवांस भी बनाते हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं।
तो टोटली आपका जो सक्सेस रेट है इन कंट्रीज़ के केस के अंदर आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसी साउथ कोरिया की वीज़ा की बात करूं या मैं इन जनरल बात करूं, बैंक स्टेटमेंट ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और साउथ कोरिया के केस के अंदर ये एक मैं ये नहीं कहता एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आसान है, बहुत ही आसान है। बात यह है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखाने लगे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब आप अपना सैलरी अकाउंट दिखा रहे हैं या आप अपना बिजनेस अकाउंट दिखा रहे हैं, तो जो भी आपकी आमदन है, जो भी आपकी इनकम है मंथली, वो उसमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हर महीने। ठीक है, पहली चीज़। और अगर आपकी इनकम 50,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ ये चीज़ें, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट में मिनिमम जो है एक बार में 3 से 4 लाख रुपए पड़े होंगे। तो इतना बैलेंस आप लेके चलें। अगर खासकर इन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करने लगे हैं, मतलब ऐसा साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया है कि आपको कितना बैंक बैलेंस दिखाना है, लेकिन जो बैंक बैलेंस आपको लेके चलना है वो कम से कम मिनिमम आपके अकाउंट में अगर 3 लाख रुपए पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। आपका सक्सेस रेट जो है 100% ही जाएगा यहाँ पे। तो बैंक स्टेटमेंट जब आपकी जिस बैंक की आप दिखाने लगे हैं, अगर आप मान लीजिए उसमें दिखाते हैं आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए 50,000 है, 50,000 दिखाते हैं, हर महीने 50,000 दिखा रहा है, और कुछ आपका प्रीवियस बैलेंस है पीछे जो कि 3 से 4 लाख का है, इट इज़ गुड, आप उस स्टेटमेंट को लगा दें। अगर उसके बीच में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आपने कर दी, जैसे कि 10 लाख की कर दी ट्रांजैक्शन, उसमें आया, या आपने उस 10 लाख को थोड़े टाइम के बाद विड्रॉ कर लिया, तो वहाँ पे उनको जो कॉन्सुलेट ऑफिसर्स होते हैं उनको शक होता है कि इन्होंने अकाउंट में पैसे इसलिए डाले क्योंकि इन्होंने वीज़ा लगवाना था। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और ऐसा हो सकता है क्योंकि वो आपकी बैंक में कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कितनी है। तो ज़्यादा बैलेंस कि ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में ना हो, उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई पेमेंट अगर आपकी आनी है बड़ी तो उसको आप सेपरेटली रखें दूसरे अकाउंट में। इस अकाउंट के अंदर जो आपका सैलरी अकाउंट है या आपका बिजनेस अकाउंट है, इसमें आप जो करंट अकाउंट है आपका, उसमें आप कंसिस्टेंसी दिखाएं कि ये मेरी मंथली इनकम है, लगभग इतनी है, कभी ज़्यादा होती है थोड़ी, कभी कम होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि उसमें 10 लाख 20 लाख आने शुरू हो जाए। मतलब अगर 50,000 आते हैं आपकी सैलरी अकाउंट में, उसमें अगर 10 लाख की ट्रांजेक्शन बीच में आ गई तो उससे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी बैंक स्टेटमेंट पर। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। अब आगे मैं बात करता हूँ फ़ोटोज़ की। अब कई कंट्रीज़ के केस के अंदर क्या है कि कोई फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन नहीं वो मांगते, कोई ये नहीं कहते कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए, मैट फिनिश होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ के केस में ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए विद मैट फिनिश, बहुत कंट्रीज़ के केस में ये चीज़ है। कभी भी किसी भी कंट्री की वीज़ा एप्लीकेशन आप लगाने लगे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड की हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सक्सेस रेट अपने आप 100% चला जाएगा आपका। बैंक स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी होगी, फोटो के अंदर आप दिखाएंगे विद वाइट बैकग्राउंड, मैट फिनिश वगैरह, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो 100% है ही है। कोई रिजेक्शन नहीं आ सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको तैयार रखने, उस पर आपका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। अब किन रीजंस की वजह से बेसिकली रिजेक्शंस आते हैं ये भी बात कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने अपने अकाउंट में कोई इमीडिएट ट्रांजैक्शन की, मतलब वीज़ा अप्लाई करने से पहले विद इन 3 मंथ्स अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी अपने अकाउंट में, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि कॉन्सुलेट की मर्जी है, डिस्क्रिशन कॉन्सुलेट का है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव करते या नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोगों की नहीं हुई होंगी अप्रूव, हुई होंगी, डिपेंड करता है वीज़ा टू वीज़ा कॉन्सुलेट ऑफिसर पे। ठीक है, कॉन्सुलेट ऑफिसर पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इंस्टेंटली कोई मोटी ट्रांजैक्शन कर दी अपने अकाउंट पे, यहाँ पे रिजेक्शन आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपने अपनी कंपनी, अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर है, अगर आपने कंपनी रिसेंटली विद इन 2 and 3 months ऑफ योर एप्लीकेशन अगर आपने अपनी रजिस्टर कराई है कंपनी, उस केस के अंदर आपके वीज़ा पे चांसेस हैं रिजेक्शन के। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है अगर आपके पास, तो उस केस के अंदर भी आपको वीज़ा पे रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है अपने आप में, क्योंकि लोग अप्लाई करते हैं नया पासपोर्ट, लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो, जैसे मैं बताया, ये रिच कंट्रीज़ हैं, ये थोड़े हाई एंड टूरिस्ट को जो हैं
टारगेट करती हैं, एक्सपेंसिव जो लोग वहाँ के एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग को झेल सकते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि जो बंदा है इसने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, कितनी कंट्रीज़ ये घूमा है। मतलब कि अगर 4-5 स्टैंप्स लगी आपके पासपोर्ट पे चलेगा। फ्रेश पासपोर्ट लगा तो उनको थोड़ा शक होता है कि ये नया पासपोर्ट है, इस पर किसी कंट्री में इसने पहले कभी विजिट नहीं किया, इससे पहले ये पहली बार पासपोर्ट बनवा के ट्रैवल करने लगा, तो वहाँ पे उनको शक आ जाता है कई बार। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है मैटर करती है इस केस के अंदर। और जो कई बार रिजेक्शन आता है इसलिए क्योंकि बहुत सारी वीज़ा एप्लीकेशंस जो हैं उनकी इकट्ठी हो जाती है। मतलब कि इट इज़ हार्ड फॉर देम टू हैंडल। अभी साउथ कोरिया में काफ़ी फुटफॉल है टूरिस्ट का, और उसकी वजह से अगर किसी का रिजेक्शन आया है तो वो ये भी हो सकता है कि प्रोसेसिंग टाइम की वजह से जो है उन्होंने एप्लीकेशन को बाद में खारिज कर दिया हो या उसे सस्पेंड कर दिया हो। लेकिन अगर साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात करूं तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन सक्सेस रेट क्या चीज़ डिफाइन करती है, वो है डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन, किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी एप्लीकेशन और भी आसान हो सकती है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट की हमने बात की, फ़ोटो की हमने बात की, अब मैं बात करता हूँ कवर लेटर की। तो कवर लेटर अगर आपका प्रॉपर्टी है, अगर वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, वहाँ पे आपको साउथ कोरिया पसंद है या आपको कोई कंट्री पसंद है, आप जेनुअली वहाँ विजिट करना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए विजिट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कल्चर बहुत अच्छा लगता है वहाँ का। ऐसी चीज़ें अगर आप डालें कवर लेटर में तो एक अच्छा पॉजिटिव आपका जो है एक इम्प्रेशन बनेगा। फिर दूसरी चीज़ है हाँ कि आप सारे एक्सपेंसेस बेयर करेंगे वहाँ पे, और आप कर सकते हैं सारे एक्सपेंसेस बेयर, इतना मैं पैसा अपने अकाउंट में लेके चल रहा हूँ, तो आप ये दिखा सकते हैं कवर लेटर के अंदर। फिर आप दिखा सकते हैं कि मेरा जो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मेरा ये बिजनेस है, वेल टू डू हूँ मैं, ये चीज़ें आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं, राइट। रीज़न टू रिटर्न, मतलब कि आप साउथ कोरिया जा रहे हैं लेकिन आप वापस भी आएंगे क्योंकि आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, इसलिए आपको वापस लौटना है। तो वो रीज़न भी कवर लेटर में, ये जेनेरिक वे में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। कवर लेटर का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप मेरी साइट पे भी जा सकते हैं, thewarningman.in, वहाँ पे कवर लेटर का सैंपल दिया है। तो आप जब वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं, जो VFS है साउथ कोरिया का, उसके अंदर कवर लेटर स्पेसिफाइड नहीं है कहीं पे। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो फिर भी आप एक कवर लेटर बना के ले जाएं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या उसमें कोई अमेंड कर सकते हैं चीज़ें, और जैसे मैंने आपको बताई वैसे चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, और आपकी जो वीज़ा है एप्लीकेशन वो जल्दी अप्रूव हो सकती है। मतलब कि यूजुअली जो स्टैंडर्ड वर्किंग डेज़ हैं, 5 वर्किंग डेज़ में दिल्ली के केस के अंदर वीज़ा आ जाता है। अगर कोलकाता से अप्लाई करते हैं 9 दिन में आपका वीज़ा आता है। 5 दिन नहीं, आई एम सॉरी, दिल्ली के केस में 7 वर्किंग डेज़ का टाइम है, और जो कोलकाता के केस में 9 वर्किंग डेज़ आपको लग सकते हैं। अब ज़्यादा ना बोलते हुए आगे हम बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फटाफट से उन्हें इस वीडियो के अंदर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं साउथ कोरिया वीज़ा के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए पूरे 6 महीने की। मतलब अगर किसी का पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 महीने की रह गई है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है आपको इशू आएगा। तो 6 महीने की वैलिडिटी यहाँ पे आपके पासपोर्ट की होनी चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, पर मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या स्पेसिफिकेशन फ़ोटोग्राफ्स की हैं, तो वो आपको चाहिए। फिर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हर कंट्री के केस में आपको भरना पड़ता है। ऑक्यूपेशन प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। 1 साल की सैलरी स्लिप आपको अपनी लगानी पड़ेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो 1 साल की सैलरी स्लिप्स आप लगाएंगे, साथ में आप 1 साल की ITR, जो लास्ट ईयर की आपकी ITR है, वो भी आप इस केस के अंदर लगाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो उस केस के अंदर आपको 3 साल की ITR कॉपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, और 3 साल की बैंक स्टेटमेंट जो है आपको दिखानी पड़ेगी, जिसके अंदर 3 या 4 लाख आपके मिनिमम होने चाहिए। मतलब पिछले 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, जिसमें कंसिस्टेंटली आपके 3 से 4 लाख अवेलेबल हैं। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय की हों, चाहे वो बिजनेसमैन की हो, वो बैंक से टेस्टेड होनी चाहिए, मतलब बैंक की स्टैंपिंग उस पर होनी चाहिए। बिजनेसमैन के केस में आपको रजिस्ट्रेशन कॉपी अपने कंपनी की वो भी दिखानी है, वो लगानी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कंपनी ज़्यादा नई ना हो, अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड ना हो, तो आपको इशू नहीं आएगा सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर थोड़ी पुरानी है तो अच्छी बात है।
फिर आपको बिजनेस प्रोफाइल डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, वो उसके लिए एक फॉर्म है जो कि आपको मेरी साइट से मिल जाएगा, तो वहाँ मैं अभी आपको लेके चलता हूँ उसके बाद, तो आप वहाँ देख लें। एक आपको भरना पड़ता है हेल्थ कंडीशन फॉर्म। तो हेल्थ कंडीशन फॉर्म भी एक रिक्वायरमेंट अपने आप में, लेकिन ये इसके अलावा कुछ और 2-3 फॉर्म्स हैं जो कि आपका जब वीज़ा आपको इशू हो जाता तो आपको भरने पड़ते हैं जाने से पहले। ओके, तो वो भी मेरी साइट पे अवेलेबल है। 90 डेज़ का आपको स्टे इन टूरिस्ट वीज़ास पे मिलेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के केस में खासकर 7 वर्किंग डेज़ लगते हैं, और कोलकाता के केस में 9 वर्किंग डेज़ यहाँ पे लगते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी एक वीडियो साउथ कोरिया पे, और इसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहली चीज़ कि सक्सेस रेट वीज़ा का कैसा है, जो कि बहुत अच्छा है। इन कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के केस के अंदर इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, उसके बारे में हमने फैक्टर के बारे में बात की इन जनरल। और तीसरा हमने बात की आपके साथ रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस कर दी दोबारा से वीज़ाज़ की, अगर आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हाल ही के अंदर। ऑलराइट, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और बेल बटन नोटिफिकेशन को अगर आप हिट करेंगे, आने वाली सभी वीडियोस के बारे में अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको जाते रहेंगे। आई सी यू वंस अगेन, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय।